बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहम्द डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ एंट्री टेस्ट, यूनिट नंबर 7, चैप्टर नंबर 11, रिएक्शन काइनेटिक्स का सॉल्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, जिसकी की आपके सामने मैंने अपने राइट हैंड साइड पर लिख दी है। अब हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन पर भी बहस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप is the one which is the fastest one or the slowest one or the most moderate or delta, none of these. तो बेटा the correct answer is the slowest step. आम तौर पर केमिकल रिएक्शंस मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर बच्चे अक्सर का सवाल पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा रिएक्शन मल्टी स्टेप है या सिंगल स्टेप है। दो स्टेप्स आपने लेने हैं तो उन दोनों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मल्टी स्टेप है या सिंगल स्टेप है। नंबर 1, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट्स जो लिखे गए हैं रेट इक्वेशन में उनकी कंसंट्रेशन की पावर्स एग्जैक्टली वही हैं, द रिएक्शन इज सिंगल स्टेप। द रिएक्शन इज सिंगल स्टेप, otherwise multi step. अगर sum of the number of moles in the balanced chemical equation for the reactant is 4 or greater than 4, यानी 3 से ज़्यादा आ रहा है, the reaction is certainly a multi step. तो बहुत आसान सी बात आ गई। तो अब मल्टी स्टेप रिएक्शन में हमेशा कोई ना कोई एक स्टेप होगा जो दी स्लोवेस्ट होगा, स्लो नहीं, दी स्लोवेस्ट स्टेप। तो जो दी स्लोवेस्ट स्टेप है वहीं से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट होता है, वहीं से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट होता है, वहीं से रिएक्शन की मोलेक्युलरिटी फाइंड आउट होती है। यानी जो भी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, कैटलिस्ट की डिपेंडेंस फाइंड आउट करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो सब उसी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से निकलेगी जो कि दी स्लोवेस्ट स्टेप है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या बेटा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपके सामने मैंने फाइंड आउट किया बेटा। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन dx इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एंड dt इज द टाइम टेकन। मोल पर डीएम क्यूब में कंसंट्रेशन लिखी जाती है पर सेकंड, तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड इज द आंसर। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ गया बेटा? चार्ली। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर, इन तीनों में से हमने फाइंड आउट करना है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो देखें, डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट, ये है जी आर्हेनियस इक्वेशन, हमने पढ़ रखी है। आर्हेनियस इक्वेशन में फार्मूला लिखा जाता है K = A e⁻⁻ अब ये है रेट कांस्टेंट और ये है टेम्परेचर। आपको डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है कि एट ए हायर टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इज हायर, रेट ऑफ रिएक्शन इज हायर। सिमिलरली एट ए लोअर टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इज लोअर, देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इज लोअर। और अब आपको यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि इस K का रिलेशन एक्टिवेशन एनर्जी से भी है कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी रेट कांस्टेंट की वैल्यू उतनी कम आएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम आएगा। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है बेटा? कैटलिस्ट पर। एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है? कैटलिस्ट के बेचारे का फंक्शन यही तो है कि वो सिस्टम की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा सो डैट द रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज। इसका मतलब है रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पर डिपेंड नहीं करती। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन जरूर डिपेंड करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही होती। देयरफॉर K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। तो हमारा आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का? अल्फा, concentration of the reactants. Question number 4, the order of the photochemical reaction. आप जानते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है
वो डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पर, कि जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो उस रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए रिक्वायर हैं, वो जितने ज़्यादा होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्टर होता चला जाएगा। अदरवाइज वो एक, यानी अगर लाइट की इंटेंसिटी को आप फिक्स कर दें तो वो एक ही स्पीड से रिएक्शन चलता जाता है, यानी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और आप जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला ऐसे लिखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए रेज़ पावर जीरो। ये देखें, ये जीरो नजर आ रहा है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दे आर नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है बच्चों, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5, इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ये बुक का एमसीक्यू है, ऊपर वाले ही एमसीक्यू से आप देखें कि क्या कंसंट्रेशन इसका ताल्लुक है, पता नहीं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एग्जैक्टली वैसा ही आएगा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 का था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया बीटा, यानी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ रिएक्शन increases as the reaction proceeds, decreases as the reaction proceeds, remains same as the reaction proceeds or may increase or decrease। तो बेटा देखें, rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reacting substances except zero order reaction। बाकी सब के लिए ये directly proportional है। तो अगर with the passage of time what is going on, the concentration of the reacting substances decreases, as it decreases therefore it also decreases। ये भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा। तो as the time passes the rate of reaction decreases, therefore answer is beta। question number 6 the answer is beta। question number 7, एक बड़ा आसान सा छोटा सा MCQ है और ये हाफ लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर औकात ही पूछा जा रहा होता है। if 75% of any given amount of the radioactive element disintegrates in 60 minutes, यानी 60 मिनट लगे हैं 75% डिसइंटीग्रेशन के लिए, देन हाफ लाइफ। बेटा 75% डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, 75% डिसइंटीग्रेशन का मतलब है 2 हाफ लाइफ। सर कैसे 2 हाफ लाइफ, बेटा पहली हाफ लाइफ पर 50% और दूसरी हाफ लाइफ का 50% का 50%, यानी 25%। तो 50% पहली दफ़ा डिसइंटीग्रेट हुआ, 25% दूसरी दफ़ा डिसइंटीग्रेट हुआ, तो टोटल डिसइंटीग्रेशन कितनी हुई 2 और 75% डिसइंटीग्रेट हो गया। तो 2 हाफ लाइफ लगी हैं, इस्तेमाल हुई हैं 60 मिनट के लिए, तो एक हाफ लाइफ का टाइम क्या होगा बेटा, 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30। यानी हाफ लाइफ बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो सकती है कि टोटल टाइम को आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ पर डिवाइड करें, हमारे पास सिंगल हाफ लाइफ की टाइम आ जाएगा एंड इट इज़ 30 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या निकला बेटा, 30 मिनट्स यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर हैपेंस एट डैश रेट, रैपिड रेट, मॉडरेट रेट, वेरी स्लो रेट और डेल्टा नन ऑफ दीज। सर इसका कैसे पता चलेगा, जरा देखें। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की इक्वेशन है बेटा। आप जानते हैं कि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, यानी कोई ना कोई एसिड इसके अंदर डालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि जब आप एस्टर को, ये लेफ्ट साइड पर एस्टर लिखा हुआ है, इस एस्टर को वाटर से रिएक्ट किया जाता है तो प्रोडक्ट साइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड डेवलप हो रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, क्योंकि वाटर वहाँ पर मौजूद है, वो एसीटेट आयन या आप कह लें कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन बना रहा है। यानी प्रोडक्ट ही इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है। तो ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट इज द कैटलिस्ट ऑफ द रिएक्शन आर ऑटो कैटलिस्ट। लेकिन चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन प्रोडक्ट वहां पर रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है इसलिए स्पीड मेंटेन हो जाती है, तो वो गिरने के बजाय मॉडरेट रेट पर चलता रहता है। तो ऑटो कैटालाइज रिएक्शन दर हकीकत मॉडरेट रेट पर प्रोसीड होते हैं। ठीक है जी, ऑटो कैटालाइज रिएक्शन मॉडरेट रेट पर
कैरी आउट होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर निकला मॉडरेट रेट यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिव मैसेज एंड कंसंट्रेशन आर इक्वल टू फॉर अ डैश सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन और डेल्टा ऑल ऑफ दिस। बेटा एक्टिव मैस होती क्या है? चैप्टर नंबर 8 में भी हमने डिस्कस किया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, और यानी यूनिट नंबर 8 में भी आएगा, आप पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, यूनिट नंबर 8 हमने पहले डिस्कस कर लिया। और साथ आप ये भी जानते हैं कि इस चैप्टर पे भी पढ़ रहे हैं। तो एक्टिव मैस है क्या? व्हाट इज एन एक्टिव मैस? तो बेटा एक्टिव मैस दर हकीकत इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ टोटल अमाउंट दैट इज एक्चुअली टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यानी अगर आपने किसी सब्सटेंस के 100 मोल ले लिए हैं और उसमें से जितने मोल प्रैक्टिकली रिएक्ट कर रहे हैं उसको हम कहेंगे एक्टिव मैस। देखें ये मेरे पास एक पेज मौजूद है। अब अगर इस पेज को इस तरह रख कर, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, इसको जला दिया जाए तो सारा कागज अवेलेबल है फॉर द बर्निंग। लेकिन अगर इसको इस तरह से बहुत ही बारीक तरीके से फोल्ड करके जलाया जाए, ऐसे करके, तो देखिए इसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया। अब सिर्फ ये बाहर वाला हिस्सा जो है ना पहले जलेगा, फिर अंदर वाला जलेगा, फिर उसके बाद अंदर वाला जलेगा, यानी एक्टिव मैस डिक्रीज हो गई है। तो जो कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस हैं उनकी एक्टिव मैस कम होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की एक्टिव मैस बहुत ज़्यादा होती है, वेरी डाइल्यूट की एक्टिव मैस बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वेरी डाइल्यूट में जो कंसंट्रेशन ली जाती है सब्सटेंस की, जो भी कंसंट्रेशन ली जाती है वही असल में एक्टिव मैस होती है, या जो एक्टिव मैस होती है वही असल में उसकी कंसंट्रेशन होती है। तो आंसर आएगा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 9, द आंसर इज चार्ली, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। N2O5 हैज द हाफ लाइफ 24 मिनट्स। हाफ लाइफ कितनी है जी? 24 मिनट, ये लिखी हुई है। अब वो कहता है इफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.01 मोल पर डीएम क्यूब देन व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 72 मिनट्स। 72 मिनट के बाद कितनी अमाउंट बाकी बच जाएगी? तो आपने करना क्या बेटा, टोटल टाइम को हमेशा हाफ लाइफ पर डिवाइड करना है ताकि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ सकें। तो ये देखिए ये टोटल टाइम है 72 मिनट और ये हाफ लाइफ है 24। तो 72 को 24 पर डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 3। आंसर क्या आएगा बेटा? 3, यानी 3 हाफ लाइफ्स। तो पहली हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन कितनी बचती है? 0.01 इनिशियल, इसका हाफ 0.005 पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 0.0025 क्योंकि आपने इसको 2 पर डिवाइड किया, और तीसरी हाफ लाइफ के बाद इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 0.00125 आ जाएगा। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या निकलेगा बेटा? आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ। बेटा इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? ये देखिए ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ये एस्टर है और ये हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट की अमाउंट गैर मामूली तौर पर ज़्यादा होती है। और ये बात हम पढ़ चुके, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस देन द रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट्स becomes independent of the concentration of the that particular substance। तो यहाँ पर तो सॉल्वेंट है, लार्ज एक्सेस से भी कोई ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बात है, वेरी लार्ज एक्सेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। इस तरह के रिएक्शन को फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। यानी दर हकीकत वाटर एक सॉल्वेंट है, रिएक्टेंट भी है, रिएक्टेंट होने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम होनी चाहिए, स्पीड को कम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा है तो थोड़ा सा वाटर अगर कंज्यूम भी हो जाता है तो उसको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11, द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। फॉर ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ डैश रिएक्शन इज ग्रेटर। सबसे पहली बात यह है
कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों केसेस में दो किस्म की एक्टिवेशन एनर्जीज उस एक केमिकल रिएक्शन के साथ एसोसिएट होती हैं। नंबर 1 फॉरवर्ड, ये E1 है, और ये रिवर्स, ये E2 है। यानी रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का जो गैप है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन है। प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी तक का जो गैप है, ये रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। या जैसे कि पेपर में बैकवर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ग्रामेटिकली गलत है, इसको रिवर्स ही होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो E2 जो है ना वो E1 से खासा बड़ा है, और इसके कंट्रास्ट में अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ ड्रा करें तो ये रिएक्टेंट नीचे होंगे, प्रोडक्ट खासे ऊपर होंगे, तो प्रोडक्ट की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो खासी कम होगी और रिएक्टेंट वाले की ज़्यादा होगी। लेकिन फिलहाल चूंकि एक्सोथर्मिक की बात की गई है, इसलिए E2 इज़ मच ग्रेटर देन E1, और E2 E1 से ग्रेटर है, इसका मतलब है आंसर बैकवर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 था बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा ये लिखा हुआ है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द कोलिजन डिपेंड अपॉन डैश ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स। इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए मैंने सेकंड ईयर से चैप्टर नंबर 10 यानी अल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर है, वहां से एक एग्जांपल आपके लिए कोट की है। ये देखें, अगर हमारे पास SN2 मैकेनिज्म कैरी हो रहा हो, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है। अगर वो एनर्जी अवेलेबल नहीं है, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, तो रिएक्शन के कैरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसके साथ आप जानते हैं कि ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये B साइड से अटैक कर रहा है तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन अगर ये A साइड से अटैक कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज ये और नेगेटिव चार्ज ये एक दोनों को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो राइट साइड का अटैक आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ अ फ्रूटलेस अटैक, यानी A साइड से वो अटैक नहीं कर पाएगा। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा हुआ कि न्यूक्लियोफाइल को इस पर अटैक करने के लिए इन एडिशन टू एक्टिवेशन एनर्जी प्रॉपर ओरिएंटेशन की ज़रूरत भी है। और ये याद रहे बच्चों कि स्पेसिफिकली जो लार्जर मॉलिक्यूल्स के दरमियान केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, तो जब तक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अपनी एक्टिव साइड के साथ की तरफ से अटैक ना कर रहा हो, रिएक्ट ना कर रहा हो, कुछ भी नहीं हो सकता। यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना भी ज़रूरी है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या निकलेगा? डेल्टा बोथ A एंड B, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 13 द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 14, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द एनर्जी ग्रेटर देन EA एंड द रेट डबल्स विद द टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड। आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होता है? वो कहता है जी अप्रॉक्सीमेटली इट डबल्स, इट गेट्स डबल। तो ये काम एवरी 10 केल्विन और एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ होता है। ठीक है जी। देयरफॉर हमारा आंसर क्या है बेटा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 15, लार्जर द surface area of the reactant molecules, what happens? Lower will be the rate of reaction, higher will be the rate of reaction, the rate of reaction remains unaffected, the rate may increase or decrease. बेटा कोई एक सिंगल रिएक्शन भी ऐसा नहीं है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ना हो रहा हो विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तमाम किस्म के जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने का सबसे आसान रिलायबल मेथड यही है कि आप उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। लार्जर द सरफेस एरिया, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, लेसर द सरफेस एरिया, लेसर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। देयरफॉर आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज बीटा।